चलो बेटा देखो स्टार्ट करते हैं। एक बार देखो तो यहाँ पे अपन ने एक सर्कुलर कॉइल ली थी, उसकी वजह से किसी भी एक डिस्टेंस x के ऊपर आप चाहो तो क्या कैलकुलेट कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड। और उसका जो एक्सप्रेशन लिखा है वो अपन ने लिखा है B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2r क्यूब, जहां पे a जो है वो क्या है कि जो सर्कुलर लूप है उसकी रेडियस है। ए जो है वो क्या है, सर्कुलर लूप की रेडियस है। और अगर आर की बात करें तो जैसा कि यहाँ पे अपन ने शो कर रखा है कि ये जो डिस्टेंस होती है हाइपोटेनियस, वो क्या है यहाँ पे आर है। क्लियर है? अब देखो इस वाली जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा सा अपन चेंज करते हैं। ऐसा करते हैं कि इसमें 2 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर क्या कर लेते हैं, 2 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब एक बार देखो तो कि ये कितना हो जाएगा, 2 है वो एक्सप्रेशन में बाहर आ गया, 2 जो एक्सप्रेशन में क्या आ गया, बाहर आ गया। और ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई, और ये टर्म क्या है पाई, तो क्या हो जाएगा पाई ए स्क्वायर। क्लियर है? अब बेटा वीडियो में प्रॉब्लम आ रहा है क्या? चलो बेटा एक बार कोशिश करो ना, अदरवाइज फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा और टाइम भी अपने पास नहीं है ना। तो कोशिश करो, इसको अपन रिजॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। चलो देखो तो यहाँ पे अपन ने क्या किया है, 2 पाई से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो ये जो 2 है इसको अपन बाहर ले आए तो क्या बचा 2 म्यू नॉट आई, और ये एक्सप्रेशन कितना हो गया पाई ए स्क्वायर। क्लियर है? अब नीचे वाली टर्म में क्या हो जाएगा सर, ये 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 पाई आर क्यूब। क्लियर है? अब एक बार ध्यान से देखो तो कि कोई भी एक सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस क्या हो, ए हो, जिसकी रेडियस क्या हो, ए हो, और करंट जो फ्लो हो रही हो वो कितनी फ्लो हो रही हो, आई करंट। करंट जो फ्लो हो रही हो वो कितनी फ्लो हो रही हो, आई करंट। तो इस वाले केस में मैग्नेटिक मोमेंट आप क्या लिखते हो, आई इंटू ए। इसमें एज्यूम कर लो कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, यूनिट। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, यूनिट। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या लिखोगे सर, आई इंटू एरिया। एरिया कितना, पाई ए स्क्वायर। एरिया कितना हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर। तो आपको जो ये वाली टर्म दिख रही है आई इंटू पाई ए स्क्वायर, आई इंटू पाई ए स्क्वायर, तो यहां पर आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट बाय 4 पाई, और ये टर्म हो गई कैपिटल M बाय आर क्यूब, कैपिटल M बाय आर क्यूब। बेटा वीडियो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है क्या? बेटा ये नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई है थोड़ी सी। अच्छा, आपको कुछ भी दिखाई भी नहीं दे रहा है कि क्या लिखा हुआ है करके?
ऐसा कुछ हो रहा है? बेटा ये बताओ तो ये क्या है? x लिखा हुआ है, y है या फिर m है? m लिखा हुआ है ना, फिर तो दिख रहा है। अच्छा चलो बेटा, आज की क्लास तो बेटा प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास फिलहाल तो, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। तो कंटिन्यू क्लास हुई है, तो ये 4th क्लास है ना? तो चलो देखते हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में रिजॉल्व करते हैं। बेटा एक बार कोशिश करो, है ना, कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, 2 म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय r क्यूब। अब देखो इसी एक्सप्रेशन को अपन थोड़ा सा क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। क्लियर हो गया ना? चलो बढ़िया। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा, म्यू नॉट, जो एक्सप्रेशन लिखा था वो एक बार फिर से लिख लेते हैं, 2 म्यू नॉट आई इंटू पाई ए स्क्वायर बाय 4 पाई आर क्यूब, ऐसा कुछ आया था। बेसिकली अपन ने किया क्या था, इससे पहले जो 2 पाई था उसको मल्टीप्लाई किया था, फिर थोड़ा सा सॉल्व किया था आई इंटू पाई ए स्क्वायर, जिसको अपन ने लिख लिया था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल एम पे लिख सकते हैं ना, आई इंटू ए, और ए कितना, पाई ए स्क्वायर। तो रिजल्ट आया था 2 म्यू नॉट एम बाय 4 पाई आर क्यूब। अब देखो इस 2 को अगर यहाँ पे अपन लिखते हैं तो ये जो एक्सप्रेशन हो जाएगा अपने पास वो कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय आर क्यूब। और ये जो एक्सप्रेशन है वो किसके लिए है, ऐसा लगता है जैसे कोई बार मैग्नेट हो, उसके एक्सिस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशन आया था, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय आर क्यूब। क्लियर है? जहां पे अपन ने कंडीशन ले ली थी कि L इज मच लेस देन R, तो वहां पे भी एक्सप्रेशन अपने पास यही था। क्लियर है? तो इसका मीनिंग ये हुआ कि कोई भी सर्कुलर लूप हो, कोई भी सर्कुलर लूप हो, तो उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 कैपिटल M बाय R क्यूब। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, और चाहो तो जो इससे पहले एक्सप्रेशन लिखा था कि सर b इज इक्वल टू कितना था, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय 2r क्यूब, इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट की टर्म में लिखना चाहो तो ऐसे लिखोगे। तो इससे एक चीज क्लियर हुई कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो किसी भी सर्कुलर लूप के लिए बात करो, सर्कुलर लूप की वजह से एक्सिस के ऊपर या फिर बार मैग्नेट की वजह से एक्सिस के ऊपर, दोनों के लिए एक्सप्रेशन क्या आता है, सेम आता है। इसीलिए तो कहते हैं कि जो सोलेनॉइड होता है, जो सोलेनॉइड होता है वो किसी भी बाहर मैग्नेट के इक्विवेलेंट ही मानते हैं उसको। अगर उसमें करंट फ्लो हो रही हो तो उसमें भी क्या बनते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ पोल। तो इन पोल्स की वजह से उसकी एक्सिस के ऊपर एक्सप्रेशन ये वाला आ जाता है। बेटा इस टॉपिक में डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखो तो मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा इसके अंदर ये चीज तो पता है ना, मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो किससे अपन देते हैं, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग, है ना। फिंगर्स है वो किस डायरेक्शन में रखते हैं, करंट की डायरेक्शन में रखते हैं, और जो थंब होता है वो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अपन जो राइट हैंड थंब रूल है वो वहां पे यूज आएगा जब अपन डायमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पढ़ेंगे, तो वहां पे डोमेन थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे कि कोई भी एटम होता है उसकी पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या जनरेट होगी, करंट जनरेट होगी ना। किसी भी सर्कुलर लूप में क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से क्या जनरेट होगी, करंट। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो एटम की जो ऑर्बिट्स होती है वो अपने आप में किसका काम करती है, एज ए सर्कुलर लूप बिहेव करती है। क्लियर है? तो उनकी वजह से अपना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। क्लियर है? तो उसके लिए देखो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं यही वाला। तो नेक्स्ट टॉपिक देखो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट of a
रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, मान लो कोई ऑर्बिट है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। क्लियर है? तो एक चीज समझ में आती है कि जैसे मान लो ये ऑर्बिट अपन ने बना ली, क्लियर है, जैसे हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट है, क्लियर है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है। इसके लिए अगर चाहो तो आप अज्यूम कर लो कि सर रेडियस है वो कितनी है, r है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? करंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी पर्टिकुलर इस केस में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो करंट क्या होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे करंट को अपन बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला क्या है, करंट इक्वल्स टू चार्ज बाय टाइम, करंट इक्वल्स टू चार्ज बाय टाइम। और यहाँ पे अगर बात करते हैं तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, चार्ज कितना, E। भाई अपन मैग्नीट्यूड ले रहे हैं क्योंकि करंट क्या है, टेंसर क्वांटिटी है ना, स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है? तो सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज ही ले रहे हैं तो कितना है, चार्ज E। अच्छा, एक चीज बताओ कि अगर कोई भी पार्टिकल, अपन तो किसी पार्टिकल के लिए ले लेते हैं कि कोई भी पार्टिकल v स्पीड से किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो किसी भी t टाइम बाद में, या फिर मैं ऐसा कहूं कि जब वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर देगा, एक रोटेशन कंप्लीट कर देगा, तो उसमें कितना टाइम लगेगा उसको, ये क्या बता सकते हो? ये जो टाइम है वो अपन को बेसिकली कैलकुलेट करना है। मींस इलेक्ट्रॉन है वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगा, वो कितने टाइम में करेगा, 2 पाई r बाय v। क्लियर है? डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितनी, 2 पाई r बाय v। तो ये जो एक्सप्रेशन है अपने पास वो कितना हो जाएगा, I इक्वल्स टू ev बाय 2 पाई r। करंट जो इस सर्किट में फ्लो हुई उसके लिए आप ऐसा भी लिख सकते हो, ev बाय 2 पाई r। चलो ठीक है, बात समझ में आती है। अब देखो करंट आ गई अपने पास, अपन तो चाहते हैं कि अपना जैसा कि टॉपिक है कि डायपोल मोमेंट बेसिकली कैलकुलेट करना है जो इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो अपन ने पहले तो अप्रोच कर लिया करंट के लिए। भाई फाइनली अपने पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहां से आएगा, m इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू a। m इज इक्वल टू I इंटू a। I तो अपन ने कैलकुलेट कर दिया इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड रेडियस। क्लियर है? और एरिया ऑलरेडी पता है कि ये सर्कुलर लूप है, तो इसका अगर रेडियस r है तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। एक बार वैल्यू पुट करके देखते हैं। m इज इक्वल टू, कैलकुलेशन पे ध्यान देना, ev बाई 2 पाई r, और एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। देखो पाई कैंसिल आउट हो गया और एक जो r है वो कैंसिल आउट हो गया। फाइनल जो एक्सप्रेशन है वो एक बार देखो तो, ev r बाई 2, ev r बाय 2। इसमें डाउट तो नहीं है, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, V क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, R क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। क्लियर है? तो ये आ गया अपने पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। बेटा इसमें डाउट तो नहीं है, आगे बढ़े। ओके, अब देखो अगर बात करते हैं अपन, ये तो अपन ने एक बार मैं एक्सप्रेशन लिख लूं कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू आई है वो आई है ev r बाई 2। क्लियर है? अच्छा, ये तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। अगर आपको, अच्छा एक चीज बताओ कि जब अपन एटम टॉपिक पढ़ते हैं, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में, तो वहां पे अपन ये चीज कहते हैं कि अगर मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में तभी रिवॉल्व कर सकता है जब उसके लिए एंगुलर मोमेंटम हो, वो कितना हो, nh बाई 2 पाई। बात क्लियर हो रही है क्या? कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में कब रिवॉल्व करता है, भाई कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रैंडमली किसी ऑर्बिट में थोड़ी रिवॉल्व करता है, वहां पर उसका जो एंगुलर मोमेंटम इज बेसिकली mvr, वेलोसिटी और जो डिस्टेंस है उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो क्या देगा, एंगुलर मोमेंटम। तो उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम को अपन एल वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और होता क्या है, m r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। क्लियर है? और इसकी डायरेक्शन भी r से v की तरफ फिंगर से वो बैंड करते हैं, तो इसकी डायरेक्शन मिलती है। ठीक है, चलो तो ये एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो तो सर कितना होता है, nh बाई 2 पाई, ये कंडीशन है।
किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, NH/2π। चलो ठीक है, बात समझ में आती है। अब ऐसा करते हैं कि ऑर्बिट के लिए, अच्छा इसके लिए एक बार डायग्राम से और अच्छे से क्लियर होगा कि मान लो इलेक्ट्रॉन की सिचुएशन लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे कुछ रिवॉल्व हो रहा है, अपन मान लेते हैं v स्पीड है और रेडियस ये है, क्लियर है। तो एक चीज बताओ कि इसके लिए एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, बता सकते हो क्या बेटा? इसमें एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है ना, तो इसमें डायरेक्शन किस तरफ होगी एंगुलर मोमेंटम की, अगर मैं पूछूं तो? आउटसाइड द प्लेन होगी या इनसाइड द प्लेन होगी? आप रोटेशन में ऐसी चीजें डिस्कस करते हो ना, तो सेम चीज देखो भाई, अपन क्या करते हैं, अपनी जो फिंगर्स है वो किस तरफ रखते हैं, क्योंकि अपना जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो क्या है, आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर है। मींस फिंगर्स किस तरफ रखेंगे, आर वेक्टर की तरफ, और किस तरफ उसको घुमाएंगे, वेलोसिटी की तरफ। और एक चीज तो समझ में आती है कि जब अपन कह रहे हैं कि सर्कुलर ऑर्बिट है, दैट मींस कि एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो अगर मैं इसको mvr sin थीटा नहीं लिख के डायरेक्टली mvr या mrv भी लिख सकता हूं भाई, एंगल 90 है ना। और डायरेक्शन क्या होगी, देखो प्लेन के ऊपर की तरफ। बेटा आर की तरफ इस तरफ फिंगर्स रखो तो, और वी की तरफ बैंड करो उस तरफ, तो थंब किस कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है ना। ये जो व्हाइट पेपर है इसके किस तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ। एक बार ट्राई करो, प्लेन में रख लो, रेडियस की तरफ, इस डायरेक्शन में ऐसे रखो, क्लियर है, ये वाली सिचुएशन है। अब इसको रोटेट किस तरफ करना है, ऐसे। तो थंब किस तरफ आ रहा है, बेसिकली बाहर की तरफ आ रहा है ना। तो डायरेक्शन क्या होगी, आर क्रॉस वी। तो डायरेक्शन क्या आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ पे पूछूं मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या बताओगे भाई? एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन तो आउटसाइड द पेपर आ गया, बात समझ में आती है। अगर मैं यहाँ पे पूछूं मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो क्या बताओगे? इनटू द प्लेन। फिर प्लेन के अंदर आएगा ना, क्योंकि करंट है वो बेटा ऐसे फ्लो होगी ना, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। तो जो थंब है वो किस तरफ जाएगा, उस प्लेन के अंदर की तरफ, क्लियर है। तो एक लॉजिक तो क्लियर हुआ कि सर एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे की क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में, क्लियर है। तो देखो, तो एक बार मैं एक्सप्रेशन लिखूं इसके लिए, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, L इज इक्वल टू MRV। तो एंगल कितना है, 90 है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं MRV। तो एक बार देखो तो इन दोनों का रेशियो देखते हैं, तो क्या मिलेगा, M/L। कैलकुलेशन देखो तो M/L, M कितना है mvr/2, और एंगुलर मोमेंटम कितना, MRV। MRVR क्या है, रेडियस, क्लियर है। अच्छा अब देखो यहां से कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, आरवी, आरवी है वो वाली टर्म क्या होगी, कैंसिल आउट। तो अब देखो तो M/L कितना हो जाएगा, E/2m। कितना आ गया, E/2m। इसका मीनिंग समझ पा रहे हो, बेसिकली ये क्या है। अगर आपको कहीं पे भी कोई ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि अगर बात करोगे आपको मैग्नेटिक मोमेंट, मान लो ऐसा कुछ पूछा कि क्यूब के लिए बता दो, क्लियर है, मान लो ऐसा पूछा डिस्क के लिए बता दो, क्लियर है, अलग अलग ज्योमेट्री हो सकती है ना। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अकॉर्डिंग वो रोटेट हो रहा है, उसके अबाउट क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। अगर आप एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हो, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हो, तो उस वाली सिचुएशन में आप मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्टली बता सकते हो।
बात क्लियर हो रही है क्या? अगर आपको एंगुलर मोमेंटम पता हो तो आप क्या बता सकते हो? मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा, अब एक चीज और देखो कि सर एंगुलर जो मोमेंटम होता है वो तो कितना होता है? NH/2 पाई। m को मैं क्या लिख सकता हूं? m इज इक्वल टू EL/2m। ये भी तो लिख सकते हैं। L वाली जो टर्म है वो उस तरफ चली गई, तो एक बार देखो तो E/2m और L कितना होता है? NH/2 पाई। NH/2 पाई। तो फाइनल जो मैग्नेटिक मोमेंट आया वो कितना आ जाएगा? E n की वैल्यू मान लो हाइड्रोजन एटम के लिए है तो फर्स्ट वन यूज कर लेते हैं भाई, अलग अलग ऑर्बिट के लिए अलग अलग होगी, है ना? तो अगर लिखे तो EH/4 पाई m। क्लियर है? ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। क्लियर है? जिसको अपन, ये जो एक्सप्रेशन है ना वो उसको क्या कहते हैं? बोर मैग्नेटॉन। बेटा ये थियोरेटिकल पार्ट में है तो इसको अपन को कंप्लीट भी करना पड़ेगा, है ना? बेटा इसमें समझ में तो आ रहा है ना? डाउट तो नहीं है इसमें? एक बार बता दो, डाउट तो नहीं है इसमें? बेटा किसी भी स्टेप में डाउट हो तो पूछ लो। वैल्यू ऑफ एन, भाई अपन ने जो लिखा है कि अपन ने कहा कि m जो बोर मैग्नेटॉन होता है वो मिनिमम वैल्यू होती है। अगर m को मैं मिनिमम भी लिख लो ना तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मिनिमम टू मिनिमम जो होता है वो क्या हो सकता है भाई? हाइड्रोजन एटम के लिए हो सकता है। किसके लिए हो सकता है? हाइड्रोजन एटम के लिए हो सकता है। क्लियर है? भाई मैक्सिमम वैल्यू तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स के लिए क्या होगी? मैग्नेटिक मोमेंट अलग अलग होगा। बेसिकली आप मटेरियल को डिफाइन करोगे कि सर कॉपर के बारे में, आयरन के बारे में, कोबाल्ट के बारे में, तो वहां कहोगे कि कौन सी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली उस ऑर्बिट का पर्टिकुलर क्या होगा? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है कि यहां पर अपन मिनिमम टू मिनिमम बात कर रहे हैं, जिसको अपन क्या कह रहे हैं? बोर मैग्नेटॉन। जिसको क्या कह रहे हैं? बोर मैग्नेटॉन। तो ये वाला एक बार फिर से एक्सप्लेन करें क्या? चलो ठीक है, फिर से स्टार्ट यहां से करें क्या? इससे पहले तो डाउट नहीं है ना? ओके, देखो पहले जो ये एक्सप्रेशन लाया है m, देखो एक बार स्टार्ट से ही देख लो। अपने पास जो एक्सप्रेशन था वो ऐसा कुछ था कि मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, अपन को नहीं पता। आप जो क्वांटम नंबर पढ़ते हो ना, S, L, M और N, है ना, वो उसमें आप पढ़ते हो क्लॉकवाइज स्पिन, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, है ना, वो भी इसी के अकॉर्डिंग तो बताते हो, उसी के अकॉर्डिंग तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट डिसाइड होता है। क्लियर है? यहाँ पे इसको और भी बोर मैग्नेट को और भी आगे बढ़ाओ तो ये क्वांटम नंबर की तरफ जाता है ना? चलो देखो कि यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से देखो, जहां पे भी छोटा सा भी डाउट हो बेझिझक पूछना। जैसे मान लो ये सर्कुलर लूप है, ठीक है, और इसमें सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी इस तरफ है, ठीक है। तो एक चीज समझ में आती है कि सर करंट होगी वो ऑपोजिट होगी। चलो ठीक है, अपना जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना। अपना जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना, और उसके लिए जरूरत पड़ेगी m इज इक्वल टू आई इंटू एरिया। उस लूप में करंट कितनी फ्लो हो रही है और उस लूप का एरिया कितना है। जैसा कि दिख रहा है कि ये सर्कुलर है तो एरिया में तो कोई डाउट ही नहीं है कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई आप करंट कैलकुलेट कर लो। जब करंट के बारे में पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, बेसिकली वो चार्ज ही तो है, तो I इज इक्वल टू Q/T। अब प्रॉब्लम आएगी कि टाइम को लेके कि टाइम क्या होगा, तो रोटेशन में टाइम कितना लोगे? 2πr/v। तो करंट कितना आया? EV/2πr। क्लियर है? तो वैल्यू पुट कर ली m इज इक्वल टू आई इंटू ए में, फिर इसको कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रही थी और फाइनल जो बचा वो क्या बचा? EVR/2। चलो ठीक है, बात समझ में आई। ये क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट।
क्लियर है? और डायरेक्शन राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो करंट क्योंकि इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा वो किस तरफ आएगा? उस प्लेन के अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ है तो मैं क्रॉस लगा रहा हूं। क्लियर है? क्रॉस का मीनिंग इनसाइड द पेपर। क्लियर है? तो डायरेक्शन अंदर आ रही है। अब देखो नेक्स्ट में, ये तो अपन ने क्या किया है, मैग्नेटिक मोमेंट बताया है, वो भी किस वाली टर्म में? भाई रेडियस भी आपको पता होनी चाहिए। भाई ये जो एक्सप्रेशन आया है वो कब काम करेगा? जब आपको ये भी पता हो कि किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड वेलोसिटी क्या है और उस ऑर्बिट की रेडियस क्या है। बात क्लियर हो रही है? भाई ये कांस्टेंट वैल्यू थोड़ी है, वेलोसिटी भी चेंज होती है डिफरेंट ऑर्बिट के अकॉर्डिंग, और रेडियस भी चेंज होती है। बात क्लियर हो रही है क्या? किसी अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है वो भी डिफरेंट होती है और रेडियस भी डिफरेंट होती है। तो अपन इसको कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, इसको अपन ने एक एक्सप्रेशन लिख लिया। चलो ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को अपन डिस्कशन कर रहे थे तो एक चीज समझ में आती है कि सर वहां पे जो अपन थ्योरी देते हैं कि कोई भी ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा जहां पे जो आपके जो एटम के अंदर कंडीशन है कि किस किस कौन सी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर, एक तो एनर्जी से रिलेटेड है कि लोअर ग्राउंड से हायर स्टेट और हायर से ग्राउंड स्टेट में आता है, तो एनर्जी से रिलेटेड। और दूसरी वहां पे एक ये चीज भी पढ़ते हो कि एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए? NH/2π होना चाहिए, जहां पे n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। जिस ऑर्बिट की बात कर रहे हो, जिस ऑर्बिट की बात कर रहे हो उसके लिए वैल्यू होगी, फर्स्ट के लिए कितना होगा? 1, जैसा कि हाइड्रोजन ऑर्बिट में होता है। चलो ठीक है, बात समझ में आती है। अब देखो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला देखे तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? mr×v। इसमें कंफ्यूज मत होना, v×r नहीं होता है, डायरेक्शन ऑपोजिट आ जाएगी, ध्यान रखोगे। क्लियर है? जैसा टॉर्क के लिए क्या होता है? r×f, ना कि f×r। क्लियर है? तो सिमिलरली mr×v। अब एक चीज समझ में आती है कि इलेक्ट्रॉन है वो तो सर परपेंडिकुलर है रेडियस के, जो उसकी स्पीड है वो रेडियस की क्या है? ऑलवेज परपेंडिकुलर है। मींस एंगल तो कितना है? 90 डिग्री। तो इसको अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं L = mr/v। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। m क्या है? जो कि ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन का क्या है? मास है। r क्या है? उस ऑर्बिट की रेडियस है। और v क्या है? स्पीड है। क्लियर है? चलो ठीक है, ये तो एक्सप्रेशन अपन ने लिख दिया, बट इंपॉर्टेंट कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन क्या बताते हैं? mr×v। तो r वेक्टर तो ये रहा, तो फिंगर्स r की तरफ रख के किस तरफ रोटेट करेंगे? जिस तरफ पार्टिकल जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, डायरेक्शन क्या आ गई? पेपर के बाहर की तरफ। तो मैं यहाँ पे डॉट भी लगा सकता हूं। क्लियर है? तो एक चीज समझ में आई कि सर L और M दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंटम दोनों ही क्या होते हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में, और डायरेक्शन अपन ने देख ही ली। क्लियर है? अच्छा, अब एक बार करते हैं, अपन चाहते हैं कि वेलोसिटी और रेडियस ना आए। अपन ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपन को पता नहीं कि कौन सी, और ऐसा थोड़ी है कि अगर मान लो 5वीं ऑर्बिट के अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए आपको चाहिए मैग्नेटिक मोमेंटम, तो ऐसा थोड़ी है कि आप रेडियस का अलग से एक्सप्रेशन लिखोगे, वेलोसिटी का अलग से एक्सप्रेशन लिखोगे, पर्टिकुलर ऑर्बिट में वेलोसिटी भी कैलकुलेट करोगे, रेडियस भी वहां की कैलकुलेट करोगे और फिर यहाँ पे रखोगे। ये तो लंबा प्रोसीजर हो गया ना। तो अपन चाहते हैं कि V और R नहीं आए। तो ऐसा देखो, क्योंकि अपन ने सोचा कि L के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है सर, M में M भी आ रहा है, R आ रहा है और V आ रहा है। चलो ठीक है, तो ऐसा करते हैं, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। तो जब दोनों को डिवाइड किया m/l, तो एक्सप्रेशन क्या आया? EV/R/2 mRV। RV क्या हो गया? कैंसल आउट। और फिर ध्यान से देखा तो पता चला ये तो कांस्टेंट आ गया। ये तो क्या आ गया? कांस्टेंट। ये मास किसका मास है? इलेक्ट्रॉन मास है। E क्या है? उसका चार्ज। भाई दोनों ही अगर चाहो तो आप m/l की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है। भाई मास भी पता है और चार्ज भी पता है। क्लियर है? चलो ठीक है, ये तो अपने पास कांस्टेंट आ गया। फिर और भी सोचते हैं कि सर अगर मुझे तो सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट से ही मतलब है, एंगुलर मोमेंटम मुझे नहीं चाहिए। भाई यहाँ तो L भी आ रहा है ना,
तो अगर मैं m को लिखूं तो मुझे क्या लिखना चाहिए, m इज इक्वल टू EL/2m, EL/2m। चलो ठीक है सर, ये E तो चार्ज है और m उसका मास है, तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ तो गड़बड़ कौन कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम। वो भी क्या होना जरूरी है क्या, नहीं, उसको अपन हटा देते हैं, क्योंकि अपने पास कंडीशन है कि उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा जहां पे एंगुलर मोमेंटम उसका क्या होगा, NH/2π, मींस वो भी तो कांस्टेंट है। क्लियर है, तो उसकी वैल्यू अपन ने पुट कर ली। फिर ये सोचा कि भाई n की वैल्यू अपन 1 रख के देख लेते हैं, भाई मिनिमम टू मिनिमम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा, अदरवाइज आउटर दूसरी ऑर्बिट में तो कर ही सकता है। क्लियर है, तो मिनिमम कंडीशन अपन ने ले ली, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो मिनिमम अपन को मिलेगा किसी भी ऑर्बिट के अंदर, भाई मिनिमम टू मिनिमम कौन सी ऑर्बिट में मिलेगा, फर्स्ट ऑर्बिट में मिलेगा, और वैल्यू कितनी होगी वो भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो E कांस्टेंट है, H कांस्टेंट है, 4 पाई, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि पूरी टर्म ही कांस्टेंट आ रही है और मिनिमम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ रहा है, इसीलिए उसका नाम क्या दे दिया, बोर मैग्नेटॉन। उसका नाम क्या दे दिया, बोर मैग्नेटॉन। क्लियर है, तो यहां पे इसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन आ गया। बेटा अभी इसमें डाउट तो नहीं है, टेस्ट में डाउट तो नहीं है, आगे बढ़े। चलो अब देखो, इससे रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन गिवन हो, जैसे आपको ऐसा कुछ दे रखा हो कि किसी भी एटम के लिए ले लेते हैं, जैसे देखो एन इलेक्ट्रॉन in an atom revolves around the nucleus in an orbit of radius, यहाँ पे जो रेडियस गिवन है वो कितनी है, 0.5 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मोमेंट if revolution of यहाँ ब्रैकेट में मैं डायरेक्ट ही लिख लेता हूं कितनी फ्रीक्वेंसी है। देखो बेटा, अब क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा है क्या, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, डेटा है वो आप बेटा लिख लेना। इसमें जैसा कि दे रखा है, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम revolves around a nucleus in an orbit of radius 0.5 एंगस्ट्रॉम। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसके लिए रेडियस गिवन है कितना है, 0.5 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मोमेंट, कैलकुलेट इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मोमेंट, और उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो कितनी है, 10⁻10 मेगाहर्ट्ज। जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 10⁻10 मेगाहर्ट्ज। बेटा क्वेश्चन में कोई डाउट, मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है, सिर्फ आपको गिवन है रेडियस के बारे में गिवन है और फ्रीक्वेंसी के बारे में गिवन है, रेडियस के बारे में गिवन है और फ्रीक्वेंसी के बारे में गिवन है। तो मैग्नेटिक मोमेंटम पूछा है, मैग्नेटिक मोमेंट बताओ तो क्या होना चाहिए। यहां पे फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी का क्या करेंगे,
फ्रीक्वेंसी से बेसिकली मिलेगा क्या अपन को? गुड। यहां तो उल्टा कैलकुलेशन कम ही है। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम। और टाइम जो है वो कितना है? 1 बाय फ्रीक्वेंसी। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? Q बाय टी। और टी को क्या लिख सकते हो? 1 बाय एफ। तो क्यू एफ इंटू पाई ए स्क्वायर। 10 रेज़ टू पावर बेटा माइनस 23 आ रहा है। मेगा हर्ट्स गिवन है ना? एक बार कैलकुलेशन देखो तो मेगा हर्ट्स गिवन है और वो एंगस्ट्रॉम में है। ठीक है, तो ये तो अपन ने एक्सप्रेशन लिखा है सिर्फ। अभी आपको कैलकुलेशन काफी ज्यादा होगी इसमें, क्योंकि चार्ज भी है, फ्रीक्वेंसी भी है, तो इसको तो कन्वर्ट कर लो। मेगा कितना होगा? 10 रेज़ टू पावर 6। तो क्या लिखोगे? 10 रेज़ टू पावर 16 हर्ट्ज। क्लियर है? तो फ्रीक्वेंसी का पता है 10 रेज़ टू पावर 16 हर्ट्ज है। चार्ज के बारे में पता है 1.6 इंटू 10 रेज़। हाँ, चार्ज को आप ई भी लिख सकते हो, क्योंकि चार्ज बेसिकली होता भी कौन है? इलेक्ट्रॉन ही होता है ना। पॉजिटिव चार्ज के तो मोशन की बात नहीं करोगे पर्टिकुलर ऑर्बिट में, है ना। चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन, या तो मेजॉरिटी या फिर माइनॉरिटी। ठीक है, ठीक है। ए बी गिवन है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू भी है, वो भी कितनी है? 0.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, तो अब ये जो भी वैल्यूज है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार बेटा आंसर बताओ तो क्या आना चाहिए? m की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? 1.256 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 23 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। यूनिट का थोड़ा ध्यान रखना, है ना। हाँ बेटा, किसी ने यूनिट से याद आया, किसी ने पूछा था कि सर बोर मैग्नेटॉन है उसकी यूनिट क्या होगी? बोर मैग्नेटॉन क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट ही तो है। क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट ही तो है भाई। अपन फाइनली कैलकुलेट क्या कर रहे थे? देखो किसी ने पूछा था, तो ये मिनिमम देखो भाई, अपन कैलकुलेट क्या कर रहे थे? मैग्नेटिक मोमेंट कर रहे थे ना। इसको सिर्फ टर्म अपन ने नाम क्या दे दिया है? बोर मैग्नेटॉन, है ना। तो सिंपल बोर मैग्नेटॉन की डेफिनेशन वगैरह भी पूछे तो भी बता सकते हैं कि सिंपली किसी भी नहीं, फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन की तो अपन ने बात कर ही दी है ना, n की वैल्यू तो 1 रख ही दी है। इसका मीनिंग हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो उसके लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, जिसका एक्सप्रेशन लिख सकते हैं EH by 4πm। तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है इसी को क्या कहते हैं? बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, चलो बेटा आज के लिए बहुत है। बेटा आज की क्लास में किसी को डाउट तो नहीं है? आज की क्लास में बेटा डाउट तो नहीं है किसी को? ओके बेटा, थैंक यू।